नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में कल का हमारा जो पार्ट था भारत पाकिस्तान, उसी भारत पाकिस्तान की हम पार्ट 2 को करने के लिए जा रहे हैं। आप इसका बेसिक पार्ट जो मैंने कल बताया था, इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 जो है वो जरूर देखें। आज जो है हम भारत पाकिस्तान संबंधों में पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 2 में उससे पहले बताऊं, पार्ट फर्स्ट में मैंने किन चीजों के बारे में डिस्कस आपसे किया था। तो एक तो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति, किस प्रकार पाकिस्तान बना वो, फिर मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर हम अगर मेंस में प्रश्न आता है तो उसकी भूमिका किस प्रकार से तैयार करेंगे। फिर 4 बिंदु मैंने बताया था जो भारत और पाकिस्तान में व्यापक स्तर पे असमानता को स्थापित करते हैं, वो असमानताएं। फिर कल लास्ट में मैंने आपको तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों पे चर्चा की थी। आज हम कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको हम करेंगे, जैसे कुछ जो एमएफएन क्या है, जिनेवा कन्वेंशन क्या है और तनाव के जो बिंदु कल मैंने समझाए थे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट देखते हैं कि बेहतर संबंध करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से प्रयास किए गए हैं। अगर इस बात की देखें कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। बेहतर संबंधों के लिए कौन से प्रयास आज तक किए गए हैं। पिछले 70 वर्षों की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताकर निकलना है, क्योंकि अब बेहतर संबंधों का कोई मायना आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नीति इस प्रकार की है कि वो मान नहीं रहा है। तो यहां पर आप देखिए, बेहतर संबंधों के लिए जो सबसे पहला प्रयास है वो बेसिकली है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की आपस में वार्ता, भारत के सुरक्षा सलाहकारों की आपस में वार्ता। इसी प्रकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में की गई वार्ताएं जो है वो किसके तहत आती है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत। तो यहां पर मैंने लिख दिया सरकार के स्तर पर, या मैं कह दूं सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास जो है वो आएंगे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत। अब उसके बाद में जब एनडीए की सरकार बनी, एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो अटल जी ने महसूस किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह तनाव इसी प्रकार से चलता रहेगा। इस तनाव को कम करने के लिए अटल जी ने कहा कि जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। मतलब उन्होंने जिस डिप्लोमेसी में बल दिया उसी को हम कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। यहां पर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात स्पेशली हमारे किस प्रधानमंत्री की तो होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल जी ने जनता को जनता के साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास किए उसी को हम कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले 1999 में लाहौर यात्रा की थी, और उस लाहौर यात्रा के माध्यम से भारत और पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। लेकिन उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिला, जिसका रूप जो है वो कारगिल के रूप में देखने को मिला था। तो लेकिन हमें देखना होगा कि उन्होंने जो प्रयास किए वो प्रयास ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत क्या क्या थे। तो उसको अगर हम देखें तो जनता को जनता के साथ जोड़ने के लिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो प्रयास किए गए उसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत देखा जाता है। जैसे नंबर 1 उसी में आएगा मेडिकल डिप्लोमेसी। तो इसका अर्थ क्या होगा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जनता को जनता के साथ जोड़ने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के दिल्ली में एम्स में विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। दिल्ली में
मेडिकल सुविधाएं प्रदान की गई ताकि पाकिस्तान की जनता को भारत की जनता के साथ और भारत की जनता को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए जो पहला एफर्ट था वो था मेडिकल डिप्लोमेसी। और मेडिकल डिप्लोमेसी किस में आएगा? तो उत्तर होगा ट्रेड टू डिप्लोमेसी। फिर इसी प्रकार से दूसरा आप देखना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इसको हम कहेंगे खेल कूटनीति, हिंदी में इसको कहा जाएगा खेल कूटनीति, जिसको हम कहेंगे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। मतलब खेलों के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान की जनता को आपस में जोड़ना, और खेलों के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान की जनता को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे आईपीएल में, जो भारत में आईपीएल होता है, आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विशेष रूप से जगह देना, यह प्रयास किया गया था। आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तब की बात है, ताकि खेल जो है वो दोनों देशों के बीच में मित्रता स्थापित करने में अहम रोल अदा कर सके। तो ये आएगा इसमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में। तीसरा इसी प्रकार से एक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कल्चरल डिप्लोमेसी। एक पॉइंट आएगा कल्चरल डिप्लोमेसी, और कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक कूटनीति। आपसे पूछे कि सांस्कृतिक कूटनीति से आप क्या समझते हैं, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। सांस्कृतिक कूटनीति क्या है, इसको समझने के लिए आप देखिए सांस्कृतिक कूटनीति क्या होती है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का भी प्रयोग किया गया है। सांस्कृतिक कूटनीति जिसको हम कहेंगे कल्चरल डिप्लोमेसी। तो इसका मतलब क्या होगा? भारत एवं पाकिस्तान की संस्कृति लगभग समान है, अतः इस स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रयासों के द्वारा भारत की जनता को पाकिस्तान की जनता के साथ और पाकिस्तान की जनता को भारत की जनता के साथ जोड़ने के प्रयासों को किसमें कहा जाएगा? सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक कूटनीति। जैसे आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा पर थे और अचानक उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया कि हम आपके देश में आना चाहते हैं, आपकी शादी में आना चाहते हैं। और वहां से वो एक अनौपचारिक मीटिंग के तहत नवाज शरीफ के यहां पे गए। ये किस में आएगा? सांस्कृतिक संबंधों के अंदर। और वहां पर नवाज शरीफ ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मदर के लिए, मां के लिए एक साड़ी या कुछ ऐसा भेंट किया था। वो किस में आएगा? कल्चरल डिप्लोमेसी के अंदर। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान भारत पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर किस रूप में काम करेगी? तो ये बेसिकली सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में काम करेगी। किस प्रकार से एक खोई हुई लड़की को वहां तक वापस पहुंचाई जाने की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ती है। इसी प्रकार से आप देखोगे हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर जो है वो करतारपुर कॉरिडोर भी किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? वो बेसिकली कल्चरल डिप्लोमेसी का है कि भारत की जनता को पाकिस्तान की जनता के साथ सुगमता पूर्वक जोड़ा जा सके। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसमें आएंगे? सांस्कृतिक कूटनीति के अंदर। कल्चरल डिप्लोमेसी जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों या उत्सव या सांस्कृतिक नीतियों के माध्यम से जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, तो इस प्रकार की कूटनीति को कल्चरल डिप्लोमेसी कहा जाता है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कल्चरल डिप्लोमेसी की विशेष रूप से शुरुआत जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। और उन्होंने जो सबसे ज्यादा बल जिस चीज पे दिया वो था परिवहन कूटनीति, ट्रांसपोर्टेशन डिप्लोमेसी। तो आपके पास में क्वेश्चन और आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन डिप्लोमेसी क्या होती है, परिवहन कूटनीति क्या होती है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। एक शब्द आपके पास में आएगा और वो है परिवहन कूटनीति, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिप्लोमेसी। आपसे पूछे कि परिवहन कूटनीति क्या है? जब दो देशों के मध्य जनता को जनता के साथ जोड़ने के लिए परिवहन के साधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो इसे परिवहन कूटनीति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल होगा भारत पाकिस्तान।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत पाकिस्तान की जनता को आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स चलाए गए हैं। जैसे आप देखोगे इसी में आएगी समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। दूसरा थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। पंजाब, ये बस का नाम है, पंजाब दोस्ती, पंजाब दोस्ती। ये सब के सब जो है बेसिकली किसके एग्जाम्पल होंगे? तो ये सब के सब एग्जाम्पल जो आपके हैं ये एक प्रकार से ट्रैक टू डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे थार एक्सप्रेस जो है खोखरापार से मुनाबाव, थार एक्सप्रेस खोखरापार से मुनाबाव। और आप बताइए समझौता एक्सप्रेस जो है वो किन दो शहरों को जोड़ती है? समझौता एक्सप्रेस। इसी प्रकार से पंजाब, पंजाब, पंजाब और दोस्ती एक बस सेवा का नाम है जो भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ती है। दोस्ती पंजाब, लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर। तो ये परिवहन कूटनीति जो है, इस परिवहन कूटनीति के माध्यम से भी जनता को जनता के साथ जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और अगर आपको पूछे कि और कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं, तो फिर आप देखिए एक नई परंपरा की शुरुआत अटल जी के समय की गई थी। क्या कि 15 अगस्त जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस है और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त है, तो उन दिनों के अंदर विशेष दिनों के दिन कैदियों की रिहाई की जाए, पत्रकारों के सम्मेलन आयोजित किए जाए। अगर ननकाना साहब गुरुद्वारा में कोई विशेष प्रोग्राम है तो भारत के पंजाबी सिख श्रद्धालुओं को वहां पर आमंत्रित किया जाए। और भारत के अजमेर में यदि उर्स का प्रोग्राम होता है तो पाकिस्तानी जायरीनों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ पत्रकारों का सम्मेलन, सार्क समिट, सार्क सम्मेलन, और इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1996 में दिया। ये सब चीजें जो है भारत पाकिस्तान के बेहतर संबंधों की ओर संकेत करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कल पूरा बताया था कि भारत और पाकिस्तान में बेहतर संबंधों से ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि किन मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव है, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। उसमें सबसे बड़ा बिंदु है सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं। अब हम एक और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत कौन से कदम उठाए गए हैं इसकी चर्चा भी मैंने कर दी आपके सामने। अब एक और देखिए, आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि बेहतर संबंध होते हैं, बेस्ट रिलेशंस होते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा, उसको आप देखिए। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान की अगर संबंध बेहतर होते हैं, बेस्ट रिलेशंस होते हैं, तो उन बेहतर संबंधों का प्रभाव क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य यदि बेहतर संबंध होते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। इस बिंदु को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंधों का प्रभाव क्या होगा। तो आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे जिसको टारगेट करके आपको बताना होगा कि ये इसका उत्तर होगा। देखिए सबसे पहले
अगर भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध होते हैं तो सबसे पहले जिस चीज का उन्मूलन होगा वो होगा आतंकवाद। तो पहला बिंदु मैंने यहां पे लिखा आतंकवाद। दूसरा बिंदु होगा सैन्य बल। आज भारत के सैन्य खर्चों का एक बड़ा पार्ट जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर खर्च किया जा रहा है। अगर दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध होंगे तो हम इसको देखते हैं सैन्य खर्चों को। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, यूएसए एंड चाइना को मिला करके एक पॉइंट हम यहां पर भी देखेंगे। चौथा बिंदु होगा अर्थव्यवस्था। चौथा पॉइंट जो है अर्थव्यवस्था। पांचवा पॉइंट आपको पता होगा, मैंने एक बार चर्चा की थी आपसे, और वो होगा तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट। छठा पॉइंट जो आपके पास में होगा, सिक्स पॉइंट जो है आपसे पहला छठा पॉइंट जो है वो होगा सार्क के दृष्टिकोण से। सार्क के दृष्टिकोण से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध होते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट होगा, उसी में 1.7वां आप डाल सकते हो, नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, नदी जल विवाद। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे। एक आप ये भी कह सकते हो एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका प्रभाव भी बढ़ेगा। तो एक बिंदु आप यहां पे डाल सकते हो एमएनसीज के बारे में। एमएनसीज के बारे में। इसके अलावा अगर और कुछ पॉइंट आपको डालना हो तो एक जो है वो हो सकता है बेहतर संबंधों से एक इंपैक्ट ये भी पड़ेगा और वो होगा परमाणु निशस्त्रीकरण। एक बिंदु आप इसमें ये भी रख सकते हो, परमाणु निशस्त्रीकरण वाला बिंदु। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने था, आपसे मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए और वैसे प्री के पॉइंट से आप ये कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना, क्या कि भारत पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंधों से क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन जो पहले पढ़ा वो तो ये था कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। तब तो इससे पहले वाला जो बताया था ट्रैक 1, ट्रैक 2, पत्रकार सम्मेलन, ये सब तो आएगा बेहतर संबंध के लिए किए गए प्रयास। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य यदि बेहतर संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। वो प्रभाव जो हम देखेंगे वो यहां पर आएगा। उस प्रभाव में सबसे पहला बिंदु आप जो लिखोगे वो लिखोगे आतंकवाद। और आतंकवाद का बिंदु क्या होगा, क्वेश्चन क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच यदि बेहतर संबंध होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट होगा दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस क्रम में दोनों एक संयुक्त अभियान के तहत आतंकवाद का उन्मूलन करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और यदि भारत पाकिस्तान संबंध बेहतर हुए तो भारत में जो सीमा पार आतंकवाद है उस सीमा पार आतंकवाद को भी रोका जा सकेगा। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कार्रवाई करना और आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यदि भारत पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध हुए तो इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने सैन्य खर्चों पर एक बहुत बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। उस सैन्य खर्चों में कटौती होगी। आए दिन जो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं उनकी संख्या में भी कटौती होगी। लेकिन ये बेहतर संबंध तभी हो पाएंगे जब पाकिस्तान पहले सीमा पार आतंकवाद को बंद करेगा। तीसरा पॉइंट होगा अगर भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध होंगे तो इस क्षेत्र में अमेरिका और चाइना का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना ब्लैकमेल कर रहे हैं उस ब्लैकमेलिंग को रोका जा सकेगा। चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक भारी कर्जा देकर के उसको अपने जाल में जिस प्रकार से फंसा रहा है उस ट्रैप से उसको मुक्ति मिल सकेगी अगर बेहतर संबंध होते हैं तो। तीसरा, इसी प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत बुरे हैं, अतः भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ वो बेहतर संबंध स्थापित करके अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। साथ ही साथ
कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में गया है, उससे दुनिया के देशों को सबक तो लेना ही पड़ेगा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कहीं न कहीं सैन्य और सीमा संबंधी जो खर्च है उसमें कटौती करनी होगी, ताकि गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दे सकें। क्योंकि राष्ट्र के साथ साथ नागरिक की भी अहमियत होती है, तो यहां पर इस बिंदु को भी स्पेशली फोकस किया जाएगा। उसके बाद एक होगा तापी प्रोजेक्ट। दोनों देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद क्षेत्र से जो गैस पाइपलाइन आ रही है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया आएगी, मतलब पाकिस्तान से जरूर गुजरेगी वो। अगर ये तभी हो पाएगा जब भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर होंगे, अदरवाइज इसका होना बहुत मुश्किल है। तो एक बिंदु हम यहां पर ये भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और दोनों का परमाणु शक्ति संपन्न होना और दोनों के बीच में तनाव होना वैश्विक शांति के लिए खतरा है। इसलिए यदि बेहतर संबंध होते हैं तो निश्चित रूप से परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाया जा सकेगा। भारत की परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तभी तो भारत को वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, आई जैसे ग्रुप्स के अंदर मेंबर के रूप में अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के, साउथ एशिया के दो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं, और दक्षिण एशिया में वर्तमान में जिस संगठन की हालत सबसे खराब है उसका नाम है दक्षेस, सार्क। इसलिए सार्क की स्थिति को बेहतर और मजबूत तभी किया जा सकेगा जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान के बेहतर संबंधों से किसको और बेहतर किया जा सकेगा, तो उत्तर होगा सार्क को। इसी प्रकार से भारत पाकिस्तान संबंध बेहतर होने से नदी जल विवादों का समाधान किया जा सकेगा, और दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए भी आगे आएगी। ये बिंदु आपको डालने हैं किसमें, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में बेहतर संबंध होते हैं तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें, और आप मुझे इसका उत्तर भी डाल सकते हैं मेरे दौलत खान स्टडी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल, उस पर आंसर लिखकर भी आप भेज सकते हैं। वैसे हमारा आप अनअकैडमी वालों से भी संपर्क करके वहां से भी किसी चैनल के थ्रू आप हमारे पास में उत्तर भेज सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से नियमित रूप से अनअकैडमी आपके लिए क्लासेस ला रही है, मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई सा भी प्लेटफॉर्म इतना नियमित रूप से आपके लिए क्लासेस को प्रेजेंट करता होगा। तो इस समय आपके पास अवसर तो है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इस समय आपके पास अवसर तो है लेकिन विकल्प ज्यादा है, अल्टरनेटिव ज्यादा है। आपके पास एक से ज्यादा विकल्प होने से आप अपनी एनर्जी को कहीं एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो लगातार मेरी क्लासेस को वॉच करते हैं, अभी भी जैसे 50 से ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, वो संख्या कम ज्यादा हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का सुझाव जैसे आ रहा है कि सर एक मेंस का प्रश्न आप डेली दिया करें, हम उसको लिखेंगे। तो आज से मैं ऐसा भी प्रयास करूंगा, जैसे आज का क्वेश्चन आपके पास में है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंध होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किन किन मुद्दों पर तनाव है। तीसरा क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। और एक क्वेश्चन में इससे हटके देता हूं, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति किस प्रकार भारत पाकिस्तान संबंधों को स्थापित करने में दिशा निर्धारित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये पॉइंट इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको लिखिए, मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। अब बाकी जो है
उसको मैं अलग अलग क्लासेस में लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते हुए आपको बताता जाऊंगा। जैसे सिंधु जल समझौता, इसकी मैं अलग से पूरी क्लास लूंगा, सिंधु जल समझौता क्या है, लेकिन यहां पर आपकी प्री के पॉइंट से सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये समझौता कब हुआ, तो उत्तर होगा सितंबर 1960 के बीच में हुआ था, सितंबर 1960 के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ, तो ये बेसिकली भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और यहां पर किस ने मध्यस्थता की थी ये समझौता करवाने में, तो फिर उत्तर होगा यहां पर मध्यस्थता की वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर मध्यस्थता की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने यहां पर मध्यस्थता की थी, किसमें, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल समझौता कब हुआ, सितंबर 1960 में। किसके बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। मध्यस्थता किसने की, वर्ल्ड बैंक ने। आप मुझे बताइए, मैंने एक क्लास में बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। अगर इसका उत्तर दोगे तो जो लोग उत्तर देंगे उनके उत्तर से मुझे सिर्फ ये पता लगेगा कि ये लोग वो हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मेरी क्लासेस को देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, आप इसका उत्तर दीजिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ध्यान रखना यहां पर सिंधु जल समझौता, और सिंधु जल समझौता जो था वो बेसिकली किस मुद्दे को लेकर हुआ था, तो ये था, मुद्दा क्या था, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के जल वितरण को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके तहत ये तय था, क्योंकि सब नदियां सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास, ये 5 तो सहायक और एक खुद सिंधु नदी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें यह तय हुआ 1960 के समझौते कि भारत या पाकिस्तान सबसे पहले वाली ऊपर वाली 5 नदियां, और भारत जो है नीचे वाली 3 नदियां का पानी कुछ शर्तों के साथ प्रयोग करेगा। इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को दिया गया है, जबकि रावी, व्यास और सतलुज जो है, रावी, व्यास और सतलुज जो है, इसका पानी कुछ शर्तों के साथ भारत प्रयोग करेगा। ये किसमें तय हुआ था, सिंधु जल समझौते में। इसको मैं 1 घंटे क्लास में अलग से भी लूंगा ताकि एक एक पॉइंट को बता सकूं, क्योंकि यहां पर हमारा मुद्दा मेन कौन सा है, भारत पाकिस्तान है, तो इसको अलग से लेंगे। यहां पर केवल आप इतना समझने का प्रयास करें, कुछ पॉइंट्स मैंने प्री के पॉइंट्स बता दिए हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ, सितंबर 1960 में। किसके मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। किसने मध्यस्थता की, वर्ल्ड बैंक ने। किस मुद्दे को लेकर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का प्रयोग कुछ शर्तों के साथ करेगा, जबकि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत करेगा। ये बिंदु इसमें आप ध्यान रखना। जस्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे, जिनेवा कन्वेंशन क्या है, जिनेवा कन्वेंशन क्या है, तो ध्यान रखना जिनेवा कन्वेंशन को भी हम अलग से लेंगे। एक टॉपिक होगा जिनेवा का पूरा, जिसमें हम इसको करेंगे जिनेवा कन्वेंशन को। तो यहां पर केवल ये बताना चाहूंगा कि जिनेवा कन्वेंशन जो है, इसके 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, ये जिनेवा कन्वेंशन चर्चा में क्यों आया, ये चर्चा में क्यों आया, एक तो ये वाला बिंदु चर्चा में क्यों आया। तो जैसा कि आपको पता होगा,
2019 में सीमा पार आतंकवाद के तहत जो पुलवामा हमला हुआ और उस पुलवामा हमले में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी को जो आदेश दिया, हमारी एयरफोर्स को जो आदेश दिया, उसके तहत जब लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर जब हमले हो रहे थे, तो उसी दौरान हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए और उसके बाद तुरंत अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ थोड़ी बदतमीजी भी की और फिर उन्हें गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और हमारे मीडिया ने भी बड़ी सकारात्मक भूमिका वहां पर उस समय अदा की कि किस प्रकार एक संधि दुनिया के देशों के बीच में हो रखी है जिसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं। उस जिनेवा कन्वेंशन के तहत अगर कोई सैनिक गलती से दूसरे देश की सीमा में चला जाता है तो उस दूसरे देश का यह कर्तव्य है और उस पहले देश के सैनिक का अधिकार है कि उसे उसके मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए उसे उसके घर तक, उसके वतन तक पुनः लौटाए। ये कन्वेंशन जो है वो क्या कहलाता है? जिनेवा कन्वेंशन। तो पहली बात तो जिनेवा कन्वेंशन क्यों चर्चा में आया, तो आपको ध्यान रखना है पुलवामा हमला एवं अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना ने बंदी बनाया था, उसके कारण ये वर्ष 2019 में ये कन्वेंशन चर्चा में आई। अब सेकंड पॉइंट जो आपका होगा वो होगा कि अगर ये चर्चा में आई तो थोड़ा सा मैं डिटेल जान ले कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है। तो इसके लिए आपको दो डेट ध्यान रखनी होगी कि 1864 से लेकर 1949 तक, 1949 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय संधियों का एक दौर चला। उन अंतरराष्ट्रीय संधियों की श्रृंखला को एक साथ जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 4 संधियां हुई, 1864, 1911, 1929 और 1949। तो सबसे पहले आपसे पूछिए कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है, तो ध्यान रखना 1864 और 1949 के बीच जिनेवा में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन कई अंतरराष्ट्रीय संधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो युद्ध बंदियों और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने हेतु युद्ध में शामिल पक्षों के लिए अनिवार्य है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 देशों के बीच में युद्ध होता है और गलती से एक देश का सैनिक दूसरे देश में चला जाता है या फिर आम नागरिक पर किसी प्रकार से उस युद्ध का प्रभाव पड़ता है, तो जिनेवा कन्वेंशन में तय हुआ था कि 2 देश जो भी उस युद्ध में शामिल है या 2 से अधिक देश, वो मानवीय मूल्यों को जरूर ध्यान में रखेंगे और जो सैनिक गलती से गया है, जिसको बंदी बनाया गया है, उसको सकुशल मानवीय अधिकारों को ध्यान रखते हुए वापस लौटाएंगे। इसके लिए 1864 से लेकर 1949 के बीच जो अंतरराष्ट्रीय संधियों की एक श्रृंखला हुई, उसी श्रृंखला को जिनेवा संधि कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 4 संधियां हैं, जिसमें प्रथम संधि जो है जमीनी युद्ध में शामिल सैनिकों के लिए है कि यदि जमीनी युद्ध में शामिल सैनिक गलती से क्रॉस बॉर्डर कर लेता है तो उस स्थिति में उसको वापस किस प्रकार से जिनेवा कन्वेंशन के तहत पुनः उसके स्वदेश को या वतन को लौटाया जाएगा। नंबर 2 जो है समुद्र में जो द्वितीय संधि है, जिनेवा कन्वेंशन की जो सेकंड ट्रीटी है, उसका संबंध है समुद्र में होने वाले युद्ध में शामिल सैनिकों की रक्षा के लिए। तीसरी संधि जो है वो युद्ध बंदियों से संबंधित है और चौथी संधि जो है युद्ध के समय आम नागरिकों की
रक्षा से संबंधित है। तो आप इसको ध्यान रखना, जिनेवा कन्वेंशन जो है ये 1864 और 1949 के बीच जिनेवा में संपन्न जिनेवा कन्वेंशन कई अंतरराष्ट्रीय संधियों की ऐसी श्रृंखला है जो युद्ध बंदियों और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखने हेतु युद्ध में शामिल पक्षों के लिए अनिवार्य है ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। हाल ही में पुलवामा हमले के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन, जो बहुत बड़े साहसी सैनिक है, उनको जिस प्रकार से उनको बंदी बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और भारत का प्रेशर भी जिस प्रकार से बढ़ा, उनको सकुशल भारत में छोड़ा गया। उसके बाद ये संधि चर्चा में आई थी। इसको हम अलग से भी करेंगे, इतना पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखना। उसके बाद हम आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट एक और आएगा और वो था MFN। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है और वो बिंदु आपका था MFN, जिसको हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम से है, सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये इसका पूरा नाम है MFN। अब सबसे पहले आपसे पूछे कि पहले तो हम ये जाने कि यार MFN क्यों चर्चा में आई। तो MFN इसलिए चर्चा में आई, चर्चा में क्यों, तो चर्चा में आप उसी प्रकार से ध्यान रखोगे, चर्चा में क्यों, तब आपका उत्तर होगा पुलवामा हमले के बाद। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का MFN का दर्जा वापस ले लिया। आपसे पूछे कि वापस कब लिया, तो वापस लिया है 2019 के अंदर। दिया कब था, तो दिया गया था मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा भारत ने 1996 में पाकिस्तान को दर्जा दिया था। 1996 के अंदर लिया, कब, 2019 के अंदर। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि हाल ही में MFN चर्चा में क्यों रहा। मोस्ट फेवर्ड नेशन हाल ही में पुलवामा हमले के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत सरकार ने जो रणनीति अपनाई, उसी के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गए MFN के दर्जे को वापस ले लिया। इस कारण से ही चर्चा में आई। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका होगा कि MFN क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा कि MFN क्या है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसको हम कहते हैं सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है क्या है। तो सबसे पहले तो ये दर्जा आया कहां से है, तो इसका रिलेशन किससे होगा, WTO से। किससे होगा, WTO से, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। ये MFN कहां से निकला है, WTO से। WTO की किस एग्रीमेंट के तहत ये है, तो WTO का एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसी को हम कहते हैं गेट। WTO के गेट से निकला हुआ है। और क्या है कि WTO के गेट के अंतर्गत जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के अनुसार WTO के सदस्य मतलब जो भी WTO के मेंबर हैं, WTO के सदस्य अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ या अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। WTO के सदस्य अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ भेदभाव
नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात ये दर्जा दो देशों के बीच भेदभाव रहित व्यापार को सुनिश्चित करता है। अर्थात ये दर्जा दो देशों के बीच भेदभाव रहित व्यापार को सुनिश्चित करता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा भी देता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले MFN का संबंध किससे है? WTO से। WTO के किस एग्रीमेंट से है? GATT से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके अनुसार जो WTO के सदस्य हैं वे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात ये समझौता यह दर्जा दो देशों के बीच भेदभाव रहित व्यापार को सुनिश्चित करता है। भेदभाव रहित व्यापार को सुनिश्चित करता है, उन्हें आपसी बाजारों को व्यापार के लिए खोलने के लिए प्रेरित करता है, ताकि दोनों के मध्य मुक्त प्रवाह से व्यापार हो सके और संबंधों को भी मजबूत बनाया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है MFN। पहला क्वेश्चन, MFN हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस लेना दिया कब गया था? 1996 के अंदर। लिया कब गया? 2019 में। क्या पाकिस्तान ने भारत को दिया क्या ये? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान ने भारत को MFN का दर्जा देने की घोषणा 2012 में की, लेकिन वास्तव में हकीकत के लिए उसने ऐसा दर्जा देने के बाद कोई उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। भारत ने किया था। तो ये आप इसमें ध्यान में रखना। तो ये बिंदु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक और बिंदु ध्यान रखना, वो है शिवालय तेजा सिंह मंदिर। ये शिवालय तेजा सिंह मंदिर है, एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। ये सबसे पहले आपके पास आएगा कि ये कहां पर है। तो ध्यान रखना, ये पंजाब की, या मैं ऐसे कह दूं, पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सियालकोट में स्थित मंदिर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में स्थित मंदिर है। और इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। 1000 वर्ष पुराना हिंदू मंदिर है। तो जाहिर सी बात है, हिंदू संस्कृति और हिंदू स्थापत्य का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये शिवालय तेजा सिंह का मंदिर। 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर आएगा कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक देश बना था, तो उस समय एक्चुअली में क्या हुआ कि भारत के विभाजन के समय जो भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बने और उस समय जो भयंकर दंगे हुए, उन दंगों के कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। इसलिए मंदिर जो था पिछले 72 वर्षों से लगातार बंद था। पिछले 72 वर्षों से ये लगातार बंद था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उन पर हमले होते हैं, और उसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में कदम भी उठाए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतर संदेश यहां पर क्या आया कि हाल ही में, कब ये घटना है, बेसिकली जुलाई 2019 की ये घटना है, जुलाई 2019 की, कि इस मंदिर को हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए वापस खोल दिया गया है। इस कारण से ये मंदिर चर्चा में है।
तो आपको शिवालय तेजा सिंह मंदिर कहां है? तो उत्तर होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सियालकोट में स्थित है। पहला बिंदु तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ये मंदिर कितना पुराना है? तो ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। बंद कब हुआ? जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बने, उस समय जो व्यापक दंगे हुए उसके कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। अब चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने जुलाई 2019 में इसे खोलने के आदेश दिए हैं, इस कारण से चर्चा में है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शिवालय तेजा सिंह मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये भी आ सकता है। तो इसको आप इस पॉइंट से ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट तो आपका होगा सरक्रीक विवाद क्या है? सरक्रीक डिस्प्यूट क्या है? आपसे पूछे कि सरक्रीक विवाद क्या है, इसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे? सरक्रीक विवाद क्या है, तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप दोगे? सबसे पहले हम इसकी सरक्रीक देखें तो आपको ध्यान रखना कि जैसे यहां से आप देखोगे भारत को, अब यहां पे अगर इस कोस्ट को देखोगे और एक इस कोस्ट को देखोगे और एक आप देखोगे नॉर्वे के तट को, नॉर्वे देश का नाम है, उसकी कोस्ट देखोगे तो उसका तट इस प्रकार से होगा, नॉर्वे का तट। तो ये भारत है और ये कौन सा देश है? नॉर्वे। सबसे पहले मैं ये भारत नॉर्वे का विवाद नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कोस्ट केवल इतनी कटी फटी हो, मतलब ये स्थिति हो, अगर तट इस प्रकार से, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तट केवल ऐसा हो, तो ये जो स्थिति है ये ज्यादातर ज्वार भाटा जब तट से टकराता है तो टकरा के उसके पानी से तट कटा फटा हो जाता है, तो बनने वाली आकृति जो है उसको क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। अगर आप यहां देखोगे भारत के तट को, मालाबार तट पे केरल के पास में, तो यहां पर ये तट थोड़ा उससे ज्यादा है, ऐसे है, यहां पर ऐसे है, तो कहने का मतलब थोड़ी स्थिति अगर ऐसे आई तो इस आकृति को कहते हैं कयाल। इस आकृति को कयाल कहते हैं। और अगर तट के अंदर पानी काफी गहराई तक घुसा हुआ हो, अगर पोजीशन इस प्रकार से है, तो इसको कहते हैं फियोर्ड कोस्ट। तो मैं कह रहा हूं तट जो है, जो कटा फटा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तट हमेशा कटा फटा होगा। क्यों? क्योंकि समुद्री लहरें उससे लगातार टकराती है, साथ ही साथ ज्वार भाटा भी टकराता है, तो उसके कारण तट कटता है। फिर नदियां आती है तो उस तट को और काट देती है। तो जनरली ये तट 3 प्रकार के हैं, एक क्रीक, एक कयाल और एक फ्यूड। क्रीक तट का एग्जाम्पल है गुजरात के कच्छ का पास, गुजरात के कच्छ के पास का स्थित जो क्रीक है वो हो जाएगा आपका क्रीक का एग्जाम्पल। उसके बाद भारत का मालाबार तट जो है वो एग्जाम्पल है किसका? कयाल का। और नॉर्वे का जो कोस्ट है वो तट एग्जाम्पल है किसका? फियोर्ड का। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करें कि यहां पर जहां पर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री मिलती है, जहां पर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री मिल रही है, उस जगह का नाम सरक्रीक है। मतलब आपसे पूछे कि जिस सरक्रीक की हम बात कर रहे हैं, जिस सरक्रीक की बात कर रहे हैं,
जिस सरक्रीक की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सरक्रीक कहां पर होगा, तो ये सरक्रीक होगा आपका इस जगह पे जहां पर भारत पाकिस्तान की बाउंड्री मिल रही है। आपसे पूछे सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तर होगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। फिर आएगा कि भारत और पाकिस्तान के किन राज्यों के मध्य है, तो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य ये तट क्षेत्र है। भारत में ये क्रीक हकीकत में है कहां पर, तो भारत में गुजरात का जो कच्छ है, गुजरात का जो कच्छ रण है उसके लगभग दक्षिण में है ये, भारत के कच्छ रण के दक्षिण में। और वैसे गुजरात का जो पूर्वी भाग है, एकदम पूर्वी भाग है, वहां पर है ये। उसके बाद हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, तो वर्ष 2020 के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल समिट हुई WMOI की। उसके अंदर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने मुद्दा उठाया कि सरक्रीक विवाद को भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखना, सरक्रीक जो है वो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य लगभग 96 किलोमीटर, जिस कुछ बुक्स में 100 किलोमीटर आता है, लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है जिसको लेकर कच्छ के रण में विवाद है। सरक्रीक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर तेल, प्राकृतिक गैस एवं मछलियां पकड़ने के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक कारण दोनों के मध्य सरक्रीक भी था, इसलिए सरक्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो ये बिंदु आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। अभी भी ये मामला चल रहा है। उसके बाद में लगभग पार्ट मैंने करवा दिया आपको, एक पॉइंट और बचा हुआ है। तो देखो, बेहतर संबंध, जिनेवा कन्वेंशन, MFN, सिंधु जल समझौता, सरक्रीक क्या है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और आप देख लीजिए, जैसे सियाचिन विवाद क्या है। सियाचिन विवाद क्या है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, सियाचिन डिस्प्यूट क्या है, सियाचिन विवाद क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना, सियाचिन जो है भारत, चीन और पाकिस्तान के मध्य, जो हम कश्मीर का ऊपर वाला भाग देखते हैं, उस कश्मीर के ऊपर वाले भाग में जहां भारत, चीन और पाकिस्तान का तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK वाला जो एरिया आएगा वो, प्लस भारत का जो क्षेत्र मिलता है वो, और चीन का जो क्षेत्र जहां पे मिलता है, वहां एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन पर जो चोटियां हैं, उन चोटियों को कहते हैं सियाचिन। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, सियाचिन क्या है। सियाचिन भारत, चीन, पाकिस्तान के जंक्शन बिंदु पर उत्तरी कश्मीर में स्थित समुद्र तल से लगभग 6300 मीटर ऊंचाई पर 76.4 किलोमीटर लंबा, 76.4 किलोमीटर लंबा एक पर्वतीय क्षेत्र है। एक पर्वतीय क्षेत्र है। कहां पर है, भारत, चीन, पाकिस्तान के जंक्शन पॉइंट पर स्थित लगभग 6300 किलोमीटर ऊंचा, लगभग 6300 मीटर ऊंचा, 76.4 किलोमीटर लंबा एक पर्वतीय क्षेत्र है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इससे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दुनिया में नहीं है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है इस युद्ध क्षेत्र की। और इस क्षेत्र जो सियाचिन क्षेत्र है, हकीकत में भारत का है, उस क्षेत्र का लगभग 2/3 से ज्यादा भाग जो है भारत के पास में है। मतलब इसकी महत्वपूर्ण चोटियां जो है वो इंडिया के पास में है। 1984 में 1984 में पाकिस्तान ने घुसपैठ के माध्यम से सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करने का प्रयास किया था, परंतु भारत सरकार ने भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत, आप लोग ध्यान रखना, ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से एक ऑपरेशन चला करके यहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर कर दिया था।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। और सियाचिन का मैक्सिमम पार्ट इंडिया के पास में और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो समस्या है वो भौगोलिक है कि पर्वतीय चोटियां इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि यहाँ पर ये हिमनद है। हिमनद मतलब बर्फ से जमी हुई चोटियां हैं, बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर सैनिक 24 घंटे निगरानी करते हैं। यहाँ पर सैनिकों का इन चोटियों पर रहना और निगरानी करना देश के लिए बहुत बड़ा साहसिक कार्य है, बहुत बड़ा साहसिक कार्य है। और इस कारण हमारे सैनिकों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। उस समस्या को किस नाम से जानते हैं? उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है कि यहाँ सैनिक निगरानी तो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कारण वो जिस रोग से पीड़ित होते हैं उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हो जाती है, इसलिए कई बार वो इसकी निगरानी करते करते देश के लिए शहीद हो जाते हैं। हमारे लिए हम उनको नमन करते हैं जो हमें इस प्रकार से हमारी इन चोटियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तो सियाचिन जो है भारत चीन पाकिस्तान के जंक्शन पॉइंट पर उत्तरी कश्मीर में स्थित सियाचिन हिमनद समुद्र तल से लगभग 6300 मीटर की ऊंचाई पर 76.4 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और उसके बाद में एक मुद्दा बलूचिस्तान मैंने कल करवा दिया था आपको, उसको आप हमारे कल वाले वीडियो में देखें। उसके बाद जो पॉइंट रहा आपका वो होगा, एक पॉइंट जो कल बच गया था उसमें एक आपका है बगलीहार जल विद्युत परियोजना। आपसे अगर पूछे बगलीहार जल विद्युत परियोजना, बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है और ये क्यों चर्चा में रहा? बगलीहार जल विद्युत परियोजना, बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्यों चर्चा में था? तो इसको आप देखें तो सबसे पहले बगलीहार जल विद्युत परियोजना है तो जाहिर सी बात है पहला पॉइंट होगा कि ये प्रोजेक्ट कहां पर है? तो उत्तर होगा भारत में। और भारत में कहां पर है? तो ये भारत में हमारे कश्मीर के अंदर है। आपसे पूछे किस नदी पर है ये, किस नदी पर है? तो उत्तर होगा चेनाब नदी पर है। ये प्रोजेक्ट किस नदी पर चल रहा है? चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। इस बांध की ऊंचाई को लेकर ध्यान रखना, यह विवाद क्यों? बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो भारत में कश्मीर में है। और किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। इसमें चेनाब नदी के पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया उस बांध का नाम भी बगलीहार है। और पाकिस्तान ने ये कहा कि जो बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत भारत ने जो डैम बनाया है उस डैम की ऊंचाई जो है 144.5 मीटर जो थी, उसकी हाइट को लेकर पाकिस्तान ने ये कहा कि सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। इसलिए लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट बंद रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने एलिगेशन लगा दिया इंडिया के ऊपर। इसलिए मुद्दा वर्ल्ड बैंक के पास में गया, विश्व बैंक के पास में गया, और वर्ल्ड बैंक ने रेमंड लाफेते नाम की व्यक्ति को इसके ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा। रेमंड लाफेते ने कहा कि बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सही है और भारत जो है सिंधु जल समझौते के तहत के नियमों का पालन करते हुए कर रहा है। बस उन्होंने थोड़ी सी इसकी हाइट को कम करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो आपसे जस्ट ध्यान रखना है कि बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो उत्तर होगा चेनाब नदी पर। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक बिंदु है, एक पॉइंट और है, एक बिंदु है, वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो एक बार तो यूपीएससी ने देखो आप कैसे क्वेश्चन पूछा, किशन गंगा जो नदी है वो बेसिकली भारत के एकदम उत्तर में है। यहां पर किशन गंगा नदी है,
यहां पर गंगा नदी है। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया क्या कि किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा और महावेली गंगा को उत्तर से दक्षिण सजाइए। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या किशन गंगा कहां पर है? कश्मीर के अंदर। किशन गंगा, गंगा उत्तर भारत, वेन गंगा, पेन गंगा दक्षिण भारत और महावेली गंगा श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी है। और यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया? किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा और महावेली गंगा को उत्तर से दक्षिण सजाइए। तो ये आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछा गया था। किशन गंगा परियोजना क्या है? ये 330 मेगावाट की भारत सरकार की परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। तो ध्यान रखना, झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पर 330 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका नाम किशन गंगा परियोजना है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का भी विरोध किया। और हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान की किस प्रोजेक्ट का विरोध किया है? तो बूंजी परियोजना। किस प्रोजेक्ट का विरोध किया है? तो उत्तर होगा बूंजी परियोजना। बूंजी परियोजना कहां पर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सिंधु नदी पर है। जब पाकिस्तान हमारे हर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, तो भारत सरकार ने भी पाकिस्तान में चल रहे बूंजी प्रोजेक्ट का विरोध किया है कि आप जिस बूंजी परियोजना का निर्माण सिंधु नदी पे कर रहे हो, उस सिंधु नदी का पानी तो आपका है, लेकिन जहां पे कर रहे हो पीओके में, वो पीओके हमारा है, वो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसलिए इस प्रकार का निर्माण गलत है। ये किसने कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इसका विरोध किया। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे तो एक आ सकता है तुलबुल नौ परिवहन प्रोजेक्ट क्या है? एक आपसे ये पूछे तुलबुल नौ परिवहन परियोजना क्या है? तुलबुल नौ परिवहन प्रोजेक्ट क्या है? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट क्या है? तो ये आपका होगा। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। उसके बाद कहां पर चल रहा है ये? तो हमारा जो कश्मीर है उस कश्मीर में है। किस झील के पास में है ये? तो ये वुलर झील के पास में है। अब आपसे एक साथ पूछे कि तुलबुल नौ परिवहन परियोजना क्या है? तो उत्तर होगा ये भारत सरकार ने कश्मीर में वुलर झील और सोपोर कस्बे के बीच में, वुलर झील और सोपोर कस्बे के बीच में, सोपोर कश्मीर का एक कस्बा है, वुलर झील और सोपोर कस्बे के बीच में जल परिवहन की दृष्टि से इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए 1984 में इस परियोजना को शुरू किया। इसके लिए झेलम नदी पर एक पुल बनाने का, एक बांध बनाने का निश्चय किया, जिसे तुलबुल नौ परिवहन प्रोजेक्ट कहा जाता है। परंतु पाकिस्तान के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये बिंदु आप लोग ध्यान रखना, केवल 2 बिंदु आपके पाकिस्तान में रह गए हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड है और जिसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो 2 बिंदु आपके रह गए हैं, बाकी मैंने लगभग कराने का प्रयास किया। कुछ अपडेशन के साथ हम फिर आगे हाजिर होंगे, लेकिन कल किसी नए मुद्दे के साथ में आएंगे। 2 मुद्दे मैं आपको और करंट अपडेशन के साथ में कराऊंगा। वो 2 इश्यू है, एक तो कश्मीर मुद्दा और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा। तो इन दोनों इश्यूज को विद अपडेशन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। कल फिर मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।